नमस्कार। सामाजिक सरोकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन ये लॉन्च हुआ था पिछले साल जुलाई में। हमारे प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया था। पर आखिर ये स्किल डेवलपमेंट है क्या चीज़? स्किल क्या चीज़ होती है, यानी कि कौशल क्या चीज़ होती है, और क्या रिलेशन है इसका हमारी कंट्री और हमारे यूथ के सक्सेस के साथ? आज हम इसी के बारे में बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये बात करना चाहती हूँ कि स्किल जो होता है, कौशल जो होता है, वो होता है जॉब ओरिएंटेड, यानी कि हमारा जो पढ़ाई होती है उससे थोड़ा सा अलग हटकर इंडस्ट्री के बारे में जो ट्रेनिंग दी जाती है उसको कहा जाता है स्किल। इंडिया में सिर्फ 2.3% लोग जो हैं वो स्किल्ड कहलाते हैं, जबकि साउथ कोरिया में 96% का ये रेट है। जापान में देखा जाए तो वो भी 80% का रेट है। इंडिया में बहुत ही कम है। आज हम बात करेंगे इसी बारे में, इसी विषय के ऊपर आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की डायरेक्टर डॉक्टर पूजा अग्रवाल से। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सामाजिक सरोकार। नमस्कार। कार्यक्रम पे बुलाने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा जी, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो स्किल सेट है आखिर ये चीज़ क्या होती है और किस तरह से ये हमारे देश के उसमें सक्सेस में कंट्रीब्यूट कर सकती है। मेरे हिसाब से जो स्किल सेट है वो एक पर्टिकुलर तरह की ट्रेनिंग जो पहले सिखाई जाती है और फिर उससे कमाई की जाती है। फर्स्ट टू लर्न एंड देन टू अर्न, दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग विल कम अंडर स्किल सेट। उसे हम स्किल सेट कहेंगे, जो किसी भी नागरिक को, किसी भी इंसान को सेल्फ इंडिपेंडेंट बना दे और उसको टेक्निकली क्वालिफाइड और स्किल्ड बना दे, उसको हम स्किल सेट कहते हैं। जी पूजा जी, जैसे हमारी जो सरकार है उसने एक टारगेट लिया है कि 300 मिलियन जो लोग हैं उनको 2022 तक स्किल्ड बना दिया जाएगा। आपको क्या ये बहुत ही हाइपोथेटिकल सा नहीं लगता? हाइपोथेटिकल तो खैर कुछ भी नहीं होता, जहाँ चाह है वहाँ राह है। ये फिगर ज़रूर एम्बिशियस है, क्योंकि जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हैं और जिस तरह की विल पावर से ये प्रोग्राम चल रहा है उसमें हमारे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पर येस, वी कैन अचीव दिस टारगेट ऑफ ट्रेनिंग 30 करोड़ पीपल इन बाय द ईयर 2022। हम लोग 2022 तक अगर पूरी मेहनत और क्षमता के साथ अपने पूरे रिसोर्सेज, जिसमें कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर रिसोर्स झोंक दें, तो हम इस फिगर को कुछ हद तक अचीव कर सकते हैं, इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो पूजा जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि हमारा जो अभी प्रेजेंट मॉड्यूल है, जो फॉर्मल एजुकेशन का, औपचारिक जिसको हम कहते हैं एजुकेशन, शिक्षा का जो एक वो बना हुआ है मॉडल, उसमें आपको क्या लगता है कहाँ कमी है? जो जॉब जो है पढ़ने के बाद भी, मान लीजिए इंजीनियरिंग करी छात्र ने या कोई प्रोफेशनल डिग्री ली, MBA किया, उसके बाद भी वो अनएम्प्लॉयड रह जाता है, तो क्या डिफरेंस है उसका, कहाँ पे? हमारे एजुकेशन सिस्टम में या स्ट्रक्चर में एक फैलेसी है कि हमारे यहाँ डिग्री पे बहुत कंसंट्रेट किया जाता है। बच्चे के पास डिग्री होनी चाहिए और बड़ी से बड़ी डिग्री होनी चाहिए, बट उस डिग्री के पीछे उसकी कितनी लर्निंग हुई है, उसकी कितनी काबिलियत है, उसने क्या सीखा है, उस पे फोकस नहीं होता। तो हमारे यहाँ डिग्री तो है, बट अगर हम उस डिग्री को कोरिलेट कर दें एक क्वालिटी लर्निंग की तरफ, तो आई थिंक उस डिग्री की वैल्यू बढ़ जाएगी। और इवन 12th पास बच्चा, अगर हम उसको कुछ स्किल सेट सिखाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग की तरह, तो वो बच्चा भी एम्प्लॉयबल हो सकता है। जी, आप खुद ही इतने बड़े ग्रुप की डायरेक्टर हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप अपने कॉलेज में, ख़ासतौर से इंजीनियरिंग कॉलेज में, किस तरह के कार्यक्रमों को इम्प्लीमेंट करते हैं बच्चों को स्किल ट्रेनिंग देने के लिए? हम लोग भी स्किल ट्रेनिंग देने के लिए जो इंडस्ट्री है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, उसके साथ जुड़ाव में रहते हैं। जो प्रोग्राम्स, जो स्किल सेट उनकी डिमांड में होते हैं, उन स्किल सेट्स को हम बच्चों को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। वही प्रोग्राम्स हम लोग अपने कैंपसेस में रन करते हैं, ट्रेनर्स को बुलाते हैं
और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे हम बच्चों को सिखाते हैं। जैसे ही वो जिससे फाइनल सेमेस्टर में आते हैं तो वो कॉर्पोरेट्स आते हैं, वो उनके स्ट्रक्चर्स पे ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं और इमीडिएटली एम्प्लॉय हो जाते हैं। जी जी, ये तो एक मतलब आप लोगों की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा इनपुट है कि उनको स्किल इंडिया के लिए तैयार कर रहे हैं आप। पूजा जी, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं वो बच्चों को ऐसे कोर्सेज कराने के लिए फोर्स कर देते हैं जो कि इररिलेवेंट होते हैं, जो कि ज़रूरत नहीं होती है उन कोर्सेज की, उनकी ब्रांच के साथ में स्ट्रीमलाइन नहीं होते हैं। ऐसे में बच्चे में एक अविश्वास की भावना जागती है। क्या करना चाहिए बच्चों को और कॉलेजेस को? बच्चों को अगर ऐसा लगता है कि जो स्किल सेट कॉलेज सिखा रहा है वो उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है या उससे लर्निंग उनकी नहीं आएगी, तो बच्चे, आजकल गूगल है, गूगल पे एवरीथिंग इज़ अवेलेबल आपके हाथ में, आपके फ़ोन पे आप सर्च मारकर उसको देख सकते हैं कि इंडस्ट्री में जो चल रहा है, जो रिक्वायरमेंट है स्किल सेट की। आजकल इतने स्टार्टअप्स आ रहे हैं, बहुत से बच्चों का उससे भी जुड़ाव है, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो आजकल बहुत इजी फ्लोइंग हो गई है। बच्चों के लिए मुश्किल नहीं है किसी भी इन्फॉर्मेशन को निकालना। वो चाहें तो किसी भी स्किल सेट या ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं और उन्हें समझ आता है तो वो उस कोर्स को कर सकते हैं। जी, अभी अभी आपने बात की कि स्टार्टअप्स की, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि कॉलेजेस किस तरह से स्टार्टअप्स को एक बूस्ट दे सकते हैं, और साथ में ये जो कौशल प्रोत्साहन का हमारे प्रधानमंत्री जी ने बीड़ा उठाया है, ये किस तरह से इन दोनों को आपस में सामंजस्य बिठाया जा सकता है? आज का एरा जो है वो स्टार्टअप्स का एरा है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खुद आगे बढ़कर लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि वो स्टार्टअप्स शुरू करें, आगे रखें, अपने आइडियाज़ को कंक्रीट फॉर्म दें और इंडिया को नेक्स्ट स्टेप ऑफ डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएं। तो मैं आपको अपने ही कॉलेज के कुछ बच्चों का एग्जांपल दे सकती हूँ जो फाइनल ईयर में जॉब्स हैं हाथ में, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज से हैं, फिर भी उनका पैशन है कि वो कुछ अपने बलबूते करें, कुछ बने। वेबसाइट्स बना रहे हैं, पोर्टल्स बना रहे हैं और उस पे काम कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं। इवन सेकेंड ईयर के बच्चे हमारे एम्बेडेड प्रोग्राम्स में रोबोट्स बनाते हैं, क्वाडकॉप्टर्स बनाते हैं। तो टेक्नोलॉजी से जिस बच्चे का जुड़ाव है वो एक पर्टिकुलर स्किल सेट लेकर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रेनिंग और इंजीनियरिंग ऑल्सो वो आगे बढ़ जाते हैं और कुछ ना कुछ जीवन में मुकाम ज़रूर हासिल कर लेते हैं। जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। तो ये तो बात हो गई थी कॉलेज लेवल की, मगर उससे थोड़ा सा पहले आना चाहूँगी कि स्कूल्स में किस तरह से इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है सिलेबस के साथ स्किल सेट को? स्कूल में एट द लेवल ऑफ 11th और 12th जब बच्चा 17-18 ईयर्स का होता है, वहाँ पर एज अ पार्ट ऑफ अ को करिकुलर एक्टिविटी या वोकेशनल ट्रेनिंग वो ऐड कर सकते हैं सब्जेक्ट, जिसमें बहुत तरह के सेक्टर्स में काम हो रहा है स्किल सेट में, लाइक IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर, हॉस्पिटैलिटी। तो हर स्कूल डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट और डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बच्चे को डाइवर्ट कर सकता है या 1 ईयर 6 मंथ्स टू 1 ईयर के प्रोग्राम्स रन कर सकता है, जिसमें वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, एक पर्टिकुलर रोल के लिए ग्रूम कर सकते हैं। और बच्चा एज सून एज वो उसको कंप्लीट करता है कोर्स को, तो वो उस पर्टिकुलर रोल के लिए फिट होता है, इमीडिएटली एम्प्लॉय हो जाता है। जी, इसी में एक बार फिर से बात आ जाती है कि ये जो गवर्नमेंट ने बीड़ा उठाया है, इसमें कॉरपोरेट्स हुए या फिर जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इसका हम किस तरह से तालमेल बिठा सकते हैं या कर सकते हैं? देखिए, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव अगर हम चाहते हैं कि फुल होल हार्टेडली अचीव हो या फुलफिल हो, उसमें आम समाज को, आम जन को जुड़ना पड़ेगा। कॉरपोरेट इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो लोग आगे आ सकते हैं, अपने ट्रेंड मैन पावर को, ट्रेनर्स को इंडस्ट्री उसमें स्कूल्स में भेज सकते हैं, कॉलेजेस में भेज सकते हैं और 6-6 महीने के प्रोग्राम्स चला सकते हैं। इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट उनको सर्टेन टैक्स बेनिफिट्स दे सकती है या उनको कहीं ना कहीं नए सेटअप्स के लिए इनकरेज कर सकती है। जब प्राइवेट, कॉरपोरेट और गवर्नमेंट
इसके साथ प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हमारे देश में बहुत ज़्यादा हैं, और अगर ये लोग अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और अपार्ट फ्रॉम रनिंग द रेगुलर कोर्सेज जो वो कर रहे हैं, इन छोटे छोटे वोकेशनल कोर्सेज़ को रन करें अपने ही इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपनी मैन पावर को यूज़ करके, कॉरपोरेट की मैन पावर को यूज़ करके, तो ये जो हमारा टारगेट है कि 30 करोड़ लोगों को हम लोग एम्प्लॉयबल करना चाहते हैं या स्किल्ड बनाना चाहते हैं बाय द ईयर 2022, हम लोग इसको ईज़िली अचीव कर सकते हैं अगर सब लोग अपनी हिस्सेदारी पूरी निष्ठा के साथ देंगे। भाई जी, पूजा जी, मगर एक चीज़ आती है यहाँ पर कि चैलेंजेस हर फील्ड में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो गवर्नमेंट के साथ साथ हम लोगों के लिए भी किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं इस राह पर? चैलेंजेस, मेरा मानना ये है, जहाँ आपकी विल पावर है, चैलेंजेस आपको कभी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते। जब हमने ये सोच लिया है कि हमें अपने देश को एग्रीकल्चर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में आगे बढ़ाना है। अभी आपने कोट किया जापान, कोरिया, जहाँ पे स्किल लेबर का परसेंटेज बहुत हाई है। अगर हमें इंडिया को भी उन देशों की गिनती में खड़ा करना है या उसी लाइन में खड़ा करना है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम चैलेंजेस की तरफ ध्यान ना देकर उन चीज़ों पे ध्यान दें कि हमें क्या रिसोर्सेज चाहिए, उन रिसोर्सेज को हम कैसे मोबिलाइज़ कर सकते हैं, हम कैसे अपने एक आम बच्चे को या स्टूडेंट को या यूथ को एम्प्लॉयबल बना सकते हैं, जिससे वो जीवन में, देश में कंट्रीब्यूट करे टुवर्ड्स द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही। फिर भी जैसे अभी चैलेंजेस की ही बात करें तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे सामने। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ट्रेनर्स की भी उतनी ज़्यादा अभी उपलब्धि मतलब हमें उपलब्ध नहीं है आसानी से ट्रेनर्स। इनको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जैसे मैंने आपको बोला, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी सेट है। अगर आज की डेट में हम लोग नए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो अगले 5 साल तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में लग जाएंगे। हम लोग इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करें। वहाँ पर हम 2 शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में लोगों को ट्रेन करें। ट्रेनर्स के लिए हम लोगों को कॉर्पोरेट्स का हेल्प लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या किस तरह का स्किल सेट रिक्वायर है आजकल इंडस्ट्री में, उससे एक्वेंटेड होते हैं, फेमिलियर होते हैं। तो वो लोग आएँ, वो लोग कॉलेजेस में जाकर बच्चों को ट्रेन करें और उनको ग्रूम करें, तो इस तरह से हमारी परेशानी सॉल्व हो सकती है और टारगेट अचीव हो सकता है। जी, जैसे कई तरह के कोर्सेज होते हैं, जैसे एम्बेडेड हो गया जी, ये सब जो है बेसिकली आजकल कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी के ऊपर ही चल रहे हैं। और भी कई सारे कौशल से संबंधित कोर्सेज होते हैं, उनके बारे में क्या आप कुछ प्रकाश डालेंगे? देखिए, बहुत सारे होते हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि विदेशों में उनके लिए इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा अर्निंग सेक्टर भी रहता है। हम लोग भी बच्चों को हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ट्रेन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर हमारी हमेशा से बैकबोन रही है। हम लोग लेटेस्ट हाउ टू इंक्रीज द हार्वेस्ट को कैसे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं बाय इम्प्रोवाइज्ड मेथड्स, मैकेनाइजेशन से हम लोग कैसे हार्वेस्ट को प्रोड्यूस को इंक्रीज कर सकते हैं। फिर इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स जेम एंड ज्वेलरी, ये एक अनदर सेक्टर है जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं, बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, उनको जेमिनोलॉजी के बारे में बता सकते हैं और रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करके एंड देन वी कैन एक्सपोर्ट। तो सेकेंडली आई फील जब हमारे ये बच्चे ट्रेंड हो जाएंगे, स्किल्ड मैन पावर हो जाएंगे, ह्यूमन इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग रिसोर्स। हमारा देश ह्यूमन रिसोर्स को ही क्यों नहीं एक्सपोर्ट करे? हमारे लोग विदेशों में, स्पेशली यूएसए में, जो शायद 15 साल पहले मिडिल रेंज मैनेजर्स होते थे, आज की डेट में आप देखिए सब टॉप ब्रैकेट में पहुंचे हुए हैं। गूगल का नाम लें तो सुंदर पिक्चर ही आते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, हम लोगों में बहुत पोटेंशियल है, बहुत टैलेंट है। राइट ट्रेनिंग से वी शुड बिकम द एक्सपोर्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स टैलेंट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हार्ड स्किल ट्रेनिंग जो होती है, उसके साथ साथ आपको क्या लगता है सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग जो है वो कितनी काम आती है? देखिए, हार्ड स्किल आपको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करता है,
पर सॉफ्ट स्किल्स आपको दूसरे इंसान के साथ कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। आप अपनी बात को दूसरे तक बहुत इफ़ेक्टिवली पहुंचा सकते हैं अगर आप सॉफ्ट स्किल्स में ट्रेंड हैं। आप बहुत अच्छे कारीगर हैं पर आप बोल नहीं पाते, अपनी चीज़ को अच्छे से तारीफ़ नहीं कर पाते, तो शायद ख़रीदार नहीं मिलेगा। तो हार्ड स्किल ट्रेनिंग एज वेल एज द सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग गो हैंड इन हैंड फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग ऑफ द इंडिविजुअल। तो पहले हार्ड स्किल होनी चाहिए, फिर सॉफ्ट स्किल होनी चाहिए। जी, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है। मगर वही आज हम देखते हैं कि स्किल ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, मगर सर्विस इंडस्ट्री जो है उसमें सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग की बहुत महत्ता होती है, इम्पोर्टेंस होती है। तो क्योंकि अपने ग्राहकों के साथ किस तरह बात करनी है, लोगों को उनकी जगह पर बैठकर समझना, वो एक बहुत चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। आईटी इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर के लिए सॉफ्ट स्किल्स में ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब कंपनीज आती हैं तो पहले तो वो एप्टीट्यूड लेते हैं, फिर टेक्निकल राउंड एंड लास्ट में इंटरव्यूज़ का राउंड होता है जिसमें वो बच्चे की सॉफ्ट स्किल्स को ही टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि वो अपनी बात दूसरे तक इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकता है या नहीं कर सकता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। पूजा जी, ये है कि रिसोर्सेज जो हैं उनको, पहली बात तो ये है कि स्किल इंडिया के लिए आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा कि हमें इन बच्चों को या इन लोगों को टारगेट करके इनको हमें कौशल इनका डेवलप करना है। देखिए, हमारे को 12th के बच्चों को टारगेट करना चाहिए जी। 12th के बाद हम लोग उनको कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट। जैसे हर स्कूल या कॉलेज 2-3 तरह के प्रोग्राम्स चला सकता है और बच्चे को ऑप्शन दिया जा सकता है कि एज़ पर योर लाइकिंग एंड टैलेंट आप किसी भी कोर्स में जाएं और उसको सीखें और उस कोर्स को करने के बाद उसको एक सर्टिफिकेट दिया जा सकता है और उसको कॉर्पोरेट से जोड़ा जा सकता है। उन कंपनीज़ को बता सकते हैं कि जी हमारे पास ये बच्चे हैं, इन्होंने ये स्किल सेट एक्वायर करा है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप आकर इन बच्चों को एम्प्लॉय करिए। जी, आपने हमारे साथ इतनी सारी बातें शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये थी डॉक्टर पूजा अग्रवाल जिन्होंने हमको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी और ज्ञानवर्धक बातें हमारे साथ शेयर की हैं। दोस्तों, आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जब 2.3% के स्किल्ड यूथ के साथ हमने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है, तो आप ही सोचिए अगर कहीं हम साउथ कोरिया की तरह 96% स्किल्ड हो गए तो दुनिया में हमारा क्या नाम होगा। तो हम लोगों को उम्मीद करनी चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट का ये जो इनिशिएटिव है वो ज़रूर सक्सेसफुल होगा और हम सब ज़ोर शोर के साथ इसमें जुट जाएंगे। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।